तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था किसके बारे में, नंद वंश के बारे में, और साथ ही साथ पूर्व मौर्योत्तर काल में जो भी वंश थी है ना, जिनका भी शासन चल रहा था, उन सब के बारे में हमने देखा था। तीन मुख्य वंश थी जो मौर्य काल से पहले आई और अपना शासन व्यवस्था चलाई, जिसमें से फर्स्ट क्या था, हर्यक वंश, सेकंड शिशुनाग वंश और थर्ड नंद वंश। तो इस तरह से हमने देखा कि पूर्व मौर्योत्तर काल में जो है कौन कौन से राजाओं ने, कौन कौन से शासकों ने मगध पर जो है शासन किया। अब हम प्यारे दोस्तों बात करेंगे कि पूर्व मध्य काल में, पूर्व मौर्य काल का जो समय था, उसमें जो है जो विदेशी आक्रमण हुआ था, है ना, कौन कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ था और उस आक्रमण के तहत क्या क्या चीजें हुई, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं छोटेलाल कुमार महतो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विथ छोटेलाल में। तो चलिए आज का जो है नया चैप्टर वो चलेगा हमारा क्या, फॉरेन इन्वेजन इन प्री मौर्यन पीरियड, पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण, है ना। तो दो विदेशी आक्रमण हुए थे पूर्व मौर्य काल में, एक पर्शियन इन्वेजन ईरानी आक्रमण और दूसरा हुआ था ग्रीक इन्वेजन यूनानी आक्रमण। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पर्शियन इन्वेजन ईरानी आक्रमण के बारे में, है ना। तो पर्सिया पुराना नाम है जिसको फारस कहा जाता था, किसका, ईरान का, है ना। ईरान का पुराना नाम पर्सिया फारस हुआ करता था। और ईरान में ही फारस में ही एक जो है हखामनी वंश का राजवंश जो है शासन करता था। कहां पर, ईरान में, फारस में, है ना। कौन सा वंश, हखामनी वंश का शासन चलता था, जिसका शासक कौन था, साइरस। कौन, साइरस, है ना। और साइरस के बेटे का नाम था डेरियस प्रथम, जिसको हम दारा प्रथम के भी नाम से जानते हैं, है ना। तो हखामनी वंश का शासन चल रहा था कहाँ, ईरान में, और उसका जो शासक था कौन था, साइरस, और उसके बेटे का नाम था डेरियस प्रथम, दारा प्रथम। तो अगर हम बात करें साइरस की, है ना, तो ये जो साइरस था प्यारे दोस्तों, इसे क्या माना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला प्रथम शासक माना जाता है। मतलब भारत के आसपास जो इलाके हुआ करते थे, उन इलाकों पर जो है भारतीय उपमहाद्वीपों पर जो है आक्रमण करने वाला प्रथम शासक किसे माना जाता है, साइरस को। मतलब कि साइरस आक्रमण करते हुए यहाँ तक भारत के आसपास के क्षेत्रों तक पहुंचा, लेकिन भारत तक नहीं पहुंचा था। लेकिन इसका जो बेटा था डेरियस प्रथम, दारा प्रथम, इसने क्या किया कि भारत तक जो है पहुंचकर आक्रमण किया, और इसी के आक्रमण को जो है प्रथम विदेशी आक्रमण माना जाता है भारत का, है ना। मतलब कि भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ था, 1518 ईसा पूर्व में हुआ था। 1518 बीसी में, किसके द्वारा, डेरियस फर्स्ट, डेरियस प्रथम के द्वारा, है ना। उसी को दारा प्रथम भी कहते हैं। तो ये जो प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ भारत में प्यारे दोस्तों, इसकी जो जानकारी मिलती है वो तीन अभिलेखों से मिलती है। कौन कौन अभिलेख, वो तीन अभिलेख जो है भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण की जानकारी देता है, वो कौन कौन है, एक बेहिस्तून अभिलेख, नक्शे रुस्तम अभिलेख, और एक है पारसीपोलिस अभिलेख। ये तीन अभिलेख जो है हमें जानकारी देते हैं भारत में हुए प्रथम विदेशी आक्रमण की, जो 1518 ईसा पूर्व में हुआ था, किसके द्वारा, डेरियस प्रथम, दारा प्रथम के द्वारा, है ना। तो इसकी जानकारी इन तीन अभिलेखों से मिलती है। अब बात करें प्यारे दोस्तों कि जैसे ही ये आक्रमण हुआ, प्रथम आक्रमण हुआ भारत में, तो इस आक्रमण के बाद जो है क्या हुआ कि भारत और ईरान के बीच, फारस के बीच में जो है व्यापार का कार्य शुरू हो गया। इंडो पर्शियन ट्रेड जो है क्या हुई, शुरू हुई, है ना। क्योंकि ईरान ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ के कुछ हिस्सों पर जो है क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। तो ईरान से ही भारत को खरोष्ठी लिपि जो है मिला है। जो खरोष्ठी लिपि चला करता था पहले भारत में, वो कहाँ से मिला, ईरान से ही मिला, फारस से ही मिला, है ना। जो
दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता था। अब बात करें कि जैसे ही ईरानियों ने भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया, लेन देन शुरू कर दिया, ट्रेड करना शुरू कर दिया, तो ईरानियों को भारत आते जाते देखकर यूनानी को भी जो है भारत के बारे में जानकारी मिल गया। जो यूनानी लोग हुआ करते थे उनको भी भारत के बारे में क्या हुआ, जानकारी मिला। कैसे? क्योंकि उन्होंने देखा कि जो ईरान के लोग हैं वो भारत कहीं और आना जाना कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि कहाँ आना जाना करते, तब उनको पता चला कि ओ ये लोग जो है एक भारत जगह का नाम है, देश का नाम है, जिसके साथ ये लोग अपना व्यापार चलाता है। तो इस तरह से ईरानियों को आते जाते देखकर यूनानियों को भी जो है पता चल गया भारत के बारे में। तो इस तरह से जब यूनानियों को पता चला तो यूनानी लोग भी जो है भारत के साथ व्यापार करना चाहने लगे, भारत के साथ संपर्क बढ़ाना चाहने लगे, है ना, और या फिर भारत पर आक्रमण करना चाहने लगे, है ना। तो भारत में आक्रमण करने के लिए जो है यूनानियों को पहले ईरान से होकर गुजरना पड़ता था, है ना। ईरान से जब तक वो नहीं गुजरते तब तक जो है वो भारत नहीं पहुंचते थे। इसलिए भारत से पहले उनको क्या करना था, ईरान को तहस नहस करना था। तो इसी मकसद से प्यारे दोस्तों एक है सिकंदर, है ना। अगर हम यूनान की बात करें तो यूनान, उसको पुराना नाम क्या है, ग्रीस, है ना, ग्रीक भी बोलते हैं। तो यूनान में एक जगह का नाम था मकदुनिया। क्या? मकदुनिया। वहां का शासक हुआ करता था, रूलर कौन, फिलिप, है ना, कौन, फिलिप हुआ करता था। तो फिलिप का ही एक बेटा था जिसको हम जानते हैं विश्व विजेता के नाम से, अलेक्जेंडर, है ना, मतलब कि इसी को सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो यही वो सिकंदर है, अलेक्जेंडर है, जो पूरी दुनिया पर जो है अपना राज्य किया था, पूरी दुनिया को इसने जीता था, है ना। तो वही अलेक्जेंडर जो है कहाँ का शासक हुआ करता था, यूनान का। तो फिर जैसे ही यूनान के लोगों को पता चला, सिकंदर को पता चला भारत के बारे में, तो ये भारत पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़े, चल पड़े। लेकिन बीच में क्या था, ईरान। तो ईरान को जब तक कि लोग कंट्रोल में नहीं लेता तब तक भारत नहीं पहुंच सकता। इसलिए सिकंदर ने क्या किया, पहले जो ईरान हुआ करता था, और ईरान का उस टाइम जो शासक हुआ करता था कौन, डेरियस थर्ड, कौन, डेरियस थर्ड, इसको हराकर 330, लगभग 330 ईसा पूर्व में जो है पूरे ईरान को जो है क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया, पूरा निस्ते नाबूद कर दिया, पूरा बर्बाद कर दिया, है ना। मतलब कि पूरी तरह से तबाह कर दिया, किसको, ईरान को। किसने, सिकंदर ने। और वहां का कौन राजा उस समय हुआ करता था, शासक, डेरियस थर्ड। इसी को हराकर लगभग 300 ईसा पूर्व में जो है क्या किया, वो पूरे ईरान को तबाह कर दिया। उसके बाद उसका रास्ता भारत आने के लिए खुल गया, और सिकंदर जो है वो पहले काबुल, कंधार और जडरूसिया के रास्ते कहाँ पहुंचा, यह पहुंच गया तक्षशिला में, जिसका पहले गंधार भी कहा जाता था, है ना। तो इन रास्तों से होते हुए वो कहाँ पहुंच गया, तक्षशिला पहुंच गया, काबुल, कंधार और जडरूसिया के रास्ते होते हुए। जैसे ही ये तक्षशिला पहुंचा, है ना, गंधार जैसे पहुंचा, तो वहां का जो राजा हुआ करता था, राजा आम्भी, है ना, राजा आम्भी, तो तक्षशिला पर यह आक्रमण किया। जैसे ही तक्षशिला पहुंचा तो तक्षशिला पर आक्रमण किया, और वहां का जो राजा हुआ करता था, राजा आम्भी, इसने जो है क्या किया, सिकंदर के आगे अपने घुटने टेक दिए, मतलब कि आत्म समर्पण कर दिया। बोला भैया हमसे जो है तुम्हारे खिलाफ लड़ाई नहीं हो पाएगी, तुम्हारी सेना, तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा है हमसे, इसलिए हम तुम्हारे आगे क्या करते हैं, आत्म समर्पण करते हैं। और साथ ही साथ उसे मदद करने का भी क्या किया, वचन दिया, है ना। उसके बाद जो है सिकंदर अपना सेना लेकर कहाँ पहुंच गया, अपना सेना लेकर पहुंचा बितस्ता नदी। कहाँ, वितस्ता नदी। बितस्ता नदी मतलब कि जो अभी का झेलम नदी है, उसी का पुराना नाम बितस्ता नदी हुआ करता था। तो उसी बितस्ता नदी के किनारे जो है अपनी सेना लेकर सिकंदर पहुंचा, और उसके आसपास के जितने भी राजा हुआ करते थे, है ना, सभी राजाओं ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए, मतलब कि आत्म समर्पण कर दिया। बोला भैया हम लोगों से आपके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ा जा सकता, है ना। इसलिए अपने को क्या किया उन्होंने, सिकंदर के सामने सभी राजाओं ने आत्म
समर्पण कर दिया। लेकिन सिंध वंश का एक शासक हुआ करता था पौरुष, है ना, कौन, पौरस या पोरू भी बोलते हैं। तो पौरस जो हुआ करता था उसने आत्मसमर्पण नहीं किया, इसके सामने, सिकंदर के सामने, है ना। और सिकंदर के सामने जब उसने आत्मसमर्पण नहीं किया तो फिर उसको लड़ाई लड़नी पड़ी, इसके खिलाफ, सिकंदर के खिलाफ। तो जैसे ही सिंध वंश का जो एक ही राजा हुआ करता था, कौन, पौरुष, उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। और उसके बाद क्या हुआ, 326 ईसा पूर्व में, कब, 326 ईसा पूर्व में जो है वितस्ता का युद्ध लड़ा गया। किसका युद्ध, वितस्ता, मतलब कि वितस्ता नदी के किनारे लड़ा गया था, झेलम नदी के किनारे, इसलिए उस युद्ध का नाम क्या है, वितस्ता का युद्ध जो है लड़ा गया। और इसको हाइडेस्पीज, है ना, हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है, मतलब कि यूनानी नाम के अनुसार, यूनान में यूनानी नाम के अनुसार जो है इस युद्ध को हाइडेस्पीज युद्ध भी कहा जाता है, जो लड़ा गया था किसके किसके बीच, सिकंदर और पौरस के बीच, है ना, सिकंदर और पौरस के बीच ये युद्ध लड़ा गया। लेकिन जो पौरस था वो क्या हो गया, हार गया। लेकिन हार तो गया, लेकिन जो है सिकंदर ने देखा कि इसकी बहादुरी, इसकी ताकत, इसकी निडर भाव को, तो वो उससे क्या हो गया, प्रभावित हुआ, खुश हुआ, बोला कि सभी राजाओं ने मेरे सामने आत्मसमर्पण किया, लेकिन आप ही एक ऐसे इकलौते राजा थे, है ना, ताकतवर राजा कह सकते हैं, है ना, मतलब कि निडर राजा, जो मेरे सामने आपने घुटने नहीं टेके। तो उससे प्रभावित होकर जो है क्या किया, सिकंदर ने उसको मारा नहीं, उसको क्या कर दिया, छोड़ दिया, है ना, उसकी मृत्यु नहीं की। ज्यादातर युद्ध जब होता है तो जीता हुआ हारा हुआ को क्या कर देता था, मार देता था, है ना। लेकिन उसने उससे प्रभावित होकर, उसकी वीरता को, उसकी शक्ति को देखकर प्रभावित हुआ और उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। और साथ ही साथ अपना क्या बना लिया, दोस्त भी बना लिया, और कुछ अपने क्षेत्र को भी उसको दे दिया गिफ्ट में। तो इस तरह से हुआ। उसके बाद सिकंदर ने क्या किया, भारत आकर 2 शहरों की जो है स्थापना की, या फिर सिकंदर के द्वारा भारत में 2 शहर बसाए गए। कौन कौन सा, एक निकैया जिसको विजयनगर के नाम से जाना जाता था, और फिर दूसरा बुकाफेला। क्या, बुकाफेला। बुकाफेला जो है उसके घोड़े का नाम था, और अपने घोड़े के नाम पर ही जो है उसने एक शहर की स्थापना की, शहर को बसाया जिसका नाम था बुकाफेला। तो याद रखिएगा कि 2 शहर की स्थापना की गई, 2 शहर बसाए गए सिकंदर के द्वारा भारत में, एक निकैया और एक बुकाफेला। तो इतिहासकारों के अनुसार जो है कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इतिहासकार कहते हैं कि जो सिकंदर था, है ना, जो सिकंदर था, अपना जितना भी क्षेत्र वो जीता था, है ना, अपनी जितनी भी जगहों पर कब्जा किया था, जितने भी राजवंशों को हराया था, उन सभी जगहों को जो है उसने अपने सेनापतियों को जो है गिफ्ट स्वरूप, उपहार स्वरूप दे दिया। और फिर कहाँ चला गया, बेबीलोन चला गया, है ना, सभी जीते हुए जगहों को अपने सेनापतियों को देकर जो है वो कहाँ चला गया, बेबीलोन, मिस्र चला गया। और वहीं बेबीलोन में जो है इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई। कब, 323 ईसा पूर्व में हुई, और 33 वर्ष की आयु में, मात्र वो 33 इयर्स ओल्ड था, और उसकी मृत्यु हुई कहाँ, बेबीलोन में। कहाँ, बेबीलोन में। और इस तरह से इसके जन्म, मृत्यु और दफन पर एक फेमस क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बहुत जगह, कि वह कौन सा बादशाह था जो जन्म लिया अपने देश में, मरा दूसरे देश में, और दफनाया गया तीसरे देश में। तो वो कौन था, यही सिकंदर। यूनान में उसका जन्म हुआ, मिस्र में मृत्यु, है ना, और अफगानिस्तान में दफनाया गया। तो इस तरह से ये सिकंदर जो है विश्व विजेता के नाम से जाना जाता है, जिसने भारत को भी अपने नियंत्रण में किया था और भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। तो प्यारे दोस्तों, ये ही था हमारा आज का क्लास, पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। इस तरह से पूर्व मौर्य काल का जो है चैप्टर फिनिश होता है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य काल, मौर्य वंश, मौर्य डायनेस्टी, है ना।
तो प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो जरूर से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके अपना बेल आइकन भी एक्टिव कर लीजिए। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो हमारा होगा मौर्य काल, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश के, है ना। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।